अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। 20 अप्रैल 2024 का दिन अभी पाकिस्तान में प्रोग्रेस कर रहा है और इस स्टेज के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी से भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रैलीज़ के साथ भी है, जो बड़ी गैर मुतवक्का तौर पे बड़ी कलरफुल, बड़ी पुरजोश बाय इलेक्शन के हवाले से। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के से भी है, जहाँ पर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान चौधरी निज़ामुद्दीन का जो निज़ाम है, उसको रेज़िस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने अब एक नई साज़िश, एक नई मूव की है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग मूव है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक हसन नियाज़ी साहब की गुमशुदगी के साथ भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग मज़ाक हो गया है, वहाँ पे भी है। कुछ आईएमएफ के साथ भी ताल्लुक है। एक न्यूयॉर्क की एक खातून जो है, उनको अपनी मंगनी की अंगूठी जो खो गई थी, वो किस तरह से वापस मिली और पाकिस्तान में उसे कितनी दिलचस्पी से देखा जा रहा है, उससे भी है। और हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी साहब को जो तवक्को थी कि उनकी एक वेव जनरेट करेगी, कम से कम यूपी में और राजस्थान में जो पहला फेज़ इलेक्शन का सामने आया है, उसमें नरेंद्र मोदी की वो वेव जो है, वो जनरेट होते नज़र नहीं आ रही है। और इनसे नेचुरली इससे रिलेटेड बहुत सी एनालिसिस भी है, बहुत सी चीज़ें। एक दिन पहले जो दिन ख़त्म हुआ फ्राइडे का, इमरान खान जब अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में अडयाला जेल के अंदर ये केस चल रहा है, 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का जो इल्ज़ाम है इस केस के अंदर, आपको पता है कितना ये बोगस और फजूल किस्म का केस है। तो जब वहाँ पर इमरान खान जो एटीसी के जज हैं, जनाब नासिर जावेद अनवर, मेरा ख़्याल है उनका नाम है, नासिर जावेद राना, सॉरी मैंने गलत कह दिया। नासिर जावेद राना साहब के सामने जब इमरान खान साहब पेश हुए, और इमरान खान आपको पता है पहले कह चुके हैं कि इस केस का फैसला ये उस वक़्त करेंगे जब बाकी केसेस के अंदर मैं एक्विट हो जाऊँगा, तो फिर इस केस के अंदर मेरी कन्विक्शन कर देंगे। यानी इमरान खान को अच्छी तरह से पता है कि बेचारे जज साहब जो हैं, नासिर साहब जो हैं, या फिर नासिर जावेद राना जो हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। जो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के अफ़सर उनको पैगाम देंगे, जज साहब ने वही फ़ैसला करना है। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने डिटरमिन किया हुआ था कि जज साहब जो कर सकते हैं, वो कम से कम उनसे करवा लिया जाए। तो उन्होंने जब बात का आगाज़ ही इमरान खान ने उनको कहा कि चलें बाकी चीज़ें आप छोड़ें, जो आपने करना है वो तो आप करेंगे ही, लेकिन मेरी अहलिया जो है उनको पता नहीं कि क्या हार्पिक या क्या उनको डाल रहे हैं खाने के अंदर, जिसकी वज़ह से उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, शायद उनको अल्सर हो गए हुए हैं। ईद से बहुत पहले डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी एंडोस्कोपी की जाएगी, टेस्ट किए जाएँगे, लेकिन अभी तक जेल के अथॉरिटीज़ ने वो टेस्ट जो है वो नहीं करवाए। इसमें जज साहब ख़ासे लाजवाब हुए, शर्मिंदा हुए, यकीनन इस पे वो रिलीफ़ भी दे सकते थे। उन्होंने वहाँ पे हुक्म दिया जेल की अथॉरिटीज़ को, वहाँ पर मौजूद सारी प्रोसिक्यूशन को, कि बुशरा बीबी जो हैं उनकी एंडोस्कोपी फ़ौरी तौर पे करवाई जाए। अब इसकी पॉज़िटिव जो डेवलपमेंट हुई है कि इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब का मैं ट्वीट आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, जिन्होंने अब से कई घंटे पहले ये कहा कि आज जिस वक़्त मैं बोल रहा हूँ, ये समझें कि साढ़े 10 बजे उन्होंने कहा था कि शिफा हॉस्पिटल में बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी होगी और शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, जनाब आसिम यूसुफ, आसिम सारे बुरे नहीं होते, आसिम अच्छे भी होते हैं, तो आसिम यूसुफ साहब जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। अच्छा, झगड़ा था ही इसमें ये कि जेल अथॉरिटीज़ और इंतज़ामिया ये कहती थी कि हम एक सरकारी हॉस्पिटल से ही एंडोस्कोपी करवा सकते हैं, यानी हम करवाएंगे पिम से, और इमरान खान का और पीटीआई के डॉक्टर्स का ये इसरार था कि ये आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल से एंडोस्कोपी करवाएं। और अलशिफा हॉस्पिटल में इन दी एंड जज साहब के कहने में अपेरेंटली, अगर आप पंजोथा साहब के ट्वीट देखें, तो मैं समझ रहा हूँ कि जिस वक़्त मैं ये बोल रहा हूँ, इस वक़्त ये एंडोस्कोपी हो चुकी होगी। एंड अकॉर्डिंग टू इंतज़ार पंजोथा, डॉक्टर आसिम यूसुफ उसके बाद अडयाला जेल आएँगे इमरान खान को बताने के लिए भी, और इमरान खान का रूटीन का एक मायना करने के लिए भी। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि जज साहब के दरमियान और इमरान खान के दरमियान एक बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ पे मुकालमा हुआ। इमरान खान ने दूसरी उनसे जो फ़रमाइश की, वो उन्होंने की कि देखिए ये सब इन्होंने यहाँ पे लकड़ी की दीवारें और पूरे ढांचे और ये इन्होंने पूरा खड़ा कर दिया है, और मुझे यहाँ पर मीडिया से ये इंटरेक्शन नहीं करने देते, लोगों के करीब मुझे नहीं आने देते। इस पे जज साहब जो हैं ख़ासे भरम हुए, उन्होंने देखा मेरे पास स्पेस है, और जज साहब ने जेल की अथॉरिटीज़ को ये हुक्म दिया कि ये सारे लकड़ी के ढांचे जो आपने इमरान खान के गिर्द बनाए हैं, ये जो पूरा एक शिकंजा बनाया हुआ है, इसको आप हटाएँ। और वहाँ से जो लोग मौजूद थे, उनसे कम से कम ये पता चलता है, उनका इंप्रेशन ये है कि जेल की अथॉरिटीज़ जो हैं, उन्होंने पहले जज साहब की शक्ल देखी कि जज साहब कुछ ज़्यादा ही अपने आप को सीरियसली तो नहीं ले रहे, जज साहब को क्या हो गया है। लेकिन जब जज साहब जो है वो उन्होंने इसरार किया और जेल की अथॉरिटीज़ को लगा कि जज साहब वाक़ई अपने आप को जज समझ रहे हैं, तो फिर उन्होंने कोई 1 डेढ़ घंटे के तौक़ुफ़ के बाद वो जो सारा लकड़ी के ढांचे थे, वो उन्होंने हटा दिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो ग्लास की वॉल लगाई हुई है इमरान खान और उनके वकील के दरमियान में, उसके बारे में अभी कोई खबर नहीं है कि उसके बारे में
में क्या हुआ, क्या वो भी हटा दी जाएगी? अब एक और इंटरेस्टिंग मुकालमा यहाँ पे हुआ, जब जज साहब ने इमरान खान की 2 फरमाइशें पूरी कर दी, तो फिर जज साहब ने भी इमरान खान से एक फरमाइश की। उन्होंने इमरान खान से ये कहा कि आप यहाँ पर अदालत के अंदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना शुरू कर दिया करें। इमरान खान ने उसके जवाब में ये कहा कि जनाब, और उन्होंने जज साहब ने ये कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप अदालत का जो टाइम ख़त्म हो जाता है, जब अदालत की प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप रिपोर्टर्स के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी कर लिया करें। उस पे इमरान खान ने बहुत मासूमियत से उनको कहा कि जज साहब, आपको अंदाज़ा नहीं है, जैसे ही अदालत का टाइम ख़त्म होता है, यहाँ पे लोग पुलिस वाले पकड़ के जो जितने भी रिपोर्टर्स हैं, उनको यहाँ से फ़ौरी तौर पे बाहर निकाल देते हैं। और आप ऐसा करें कि मुझे 10 मिनट जो है अदालत के टाइम के बाद हुक्म कर दें कि मुझे 10 मिनट दें। वो 10 मिनट के जज साहब दे सके या नहीं दे सके, उसके बारे में कोई क्लैरिटी जो है वो कम से कम मुझे स्टेज के ऊपर नहीं है। मैंने जैसे कि आपको पहले कहा कि इमरान खान को अंदाज़ा है कि इस केस का, अल-कादर का क्या फ़ैसला कर सकेंगे जज साहब। जज साहब को भी अंदाज़ा है कि उन्होंने क्या इसका फ़ैसला करना है, और इमरान खान ने ये सोचा कि जो चीज़ें जज साहब कर सकते हैं वो उनसे करवा ली जाएँ, और लगता है कुछ थोड़ा-सा जज साहब ने इस हवाले से रिलीफ़ जो है वो दे दी। लेकिन अब मैं उस डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ जिसका मैंने आउटसेट में ये कहा कि हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान चौधरी निज़ामुद्दीन के सिस्टम को रेज़िस्ट करने के लिए हाथ-पाँव मार रहे हैं, बेचारे खासी कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से कम 2 बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, और फिर तीसरी एक काउंटर मूव है जो चौधरी निज़ामुद्दीन का निज़ाम जो है वो स्टेज के ऊपर कर रहा है। एक वो डेवलपमेंट है जहाँ लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने मंडे के दिन 22 अप्रैल को एक फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई है पूरे लाहौर हाई कोर्ट के, और जो डिविजनल उनके बेंचेस हैं, जैसे रावलपिंडी का बेंच है, बहावलपुर का बेंच है, मुल्तान का बेंच है, वहाँ के जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से इस फुल कोर्ट की मीटिंग का हिस्सा बन सकेंगे। इस फुल कोर्ट की मीटिंग में क्या होना है? इसमें चीफ जस्टिस ने इन तमाम अपने जो कोलीग जज साहिबान हैं उनको ये कहा है कि आप अपने प्रपोजल्स और अपनी सजेशंस दें कि जज साहिबान को जो हरासा किया जाता है, जो उनको इंटिमिडेट किया जाता है उनसे अपनी मर्जी के फैसले हासिल करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, और जो अनासर ये करते हैं उनकी किस तरह से अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। अब इसका एक बैकग्राउंड है, ये वैसी हवा में, वैक्यूम में नहीं हुआ। इसका बैकग्राउंड ये है कि मैं आपको याद करवाऊंगा, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि 3 अप्रैल को जब काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने प्रोसीडिंग की, और प्रोसीडिंग करके उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया इन परसुएंस ऑफ वो जो 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ख़त लिखा था, जिस पे पहले एक कमीशन बनाया गया, जिस पे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने वहाँ पर उससे माज़रत कर ली थी। फिर उसकी एक प्रोसीडिंग हुई थी। उस प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया था। वो ऑर्डर वैसे बड़ा मौज़ू है, बड़ा मुनासिब ऑर्डर है। उस ऑर्डर में जो बार एसोसिएशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, पाकिस्तान बार काउंसिल को, और तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करती हैं, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, इन सब को ये कहा गया था कि आप अपने तौर पर एक कलेक्टिव सजेशंस और एक रिकमेंडेशंस हमारे सामने लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सुप्रीम कोर्ट का अब 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल को इस हवाले से अगला उसकी सुप्रीम कोर्ट का के सामने ये हियरिंग जो है वो होनी है। तो यहाँ पर इस लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मंडे को अपनी फुल कोर्ट मीटिंग की है, और फुल कोर्ट मीटिंग में वो सिफारशात डेवलप की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के लिए। अगर ये सूरत हाल लाहौर की है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, जो 7 बनते हैं, मेरा ख्याल है 7 या 8, उन सब को उन्होंने एक खत और चिट्ठी लिखी है, और उनको कहा है कि अपनी जो सिफारशात हैं इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो 25 अप्रैल तक जमा करवाएं, ताकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने भेजा जा सके। अब अभी तक पेशावर हाई कोर्ट ने इस पर क्या किया है, इस पे सिंध हाई कोर्ट ने क्या किया है, इस पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने क्या किया है, उसकी कोई क्लैरिटी अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन मीनवाइल चौधरी निज़ामुद्दीन के ने भी इसकी एक जवाबी कार्रवाई की है, और आपको याद दिलाऊंगा कि एक बहुत ही हैंडसम वकील हैं जनाब मियाँ दाऊद साहब। ये वही मियाँ दाऊद साहब हैं जब इमरान खान के ऊपर जो मुबैना कातिल हैं, जिसने कातिलाना हमला किया था, उसके ये वकील हैं। और आपको पता है कि जब भी चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी जज साहब के ख़िलाफ़ कोई पिटीशन, कोई केस, कोई एप्लीकेशन होती है, तो वो किसी और पे एतमाद नहीं करते। ऐसे मौक़ों के ऊपर मियाँ दाऊद साहब के ऊपर ही एतमाद किया जाता है। तो मियाँ दाऊद ने अब एक नई पिटीशन मूव की है जो गुज़िश्ता 24 घंटे में जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने आई है, जिसमें मियाँ दाऊद ने ये कहा है कि जितने भी हाई कोर्ट के 6 की 6 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये अपनी प्रिविलेजेस का, अपनी पोजीशंस का, अपनी मुराद का, अपने ऑफिशियल स्टेटस का बड़ा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी लंबी चौड़ी पिटीशन है जिसमें उन्होंने माजी के बहुत से जो चीफ जस्टिस हैं, लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, डिफरेंट जगहों के, उनकी बहुत सी एविडेंसेस लगाई हैं कि कैसे उन्होंने अपने स्टेनोग्राफर को फ़ायदा पहुँचाया, अपने किसी वकील को फ़ायदा पहुँचाया, अपने घर वाले को फ़ायदा
पहुँचाया, कोई फ़लाँ गाड़ी ले ली, फ़लाँ पेट्रोल ले लिया। तो बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने एक पिटीशन रखी और एक बाकायदा एक रेफ़रेंस की उन्होंने शक्ल दी है और उन्होंने कहा है कि ये जो हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं, इनकी जो एब्यूज़िव अथॉरिटी है, इनकी जो एबिलिटी है टू अब्यूज़ द पोज़ीशन, उसके ऊपर कोई कतगने या रुकावटें जो हैं, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट को प्लेस करनी चाहिए। अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने ये पिटीशन जो है वो दायर की गई है। ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फसाए अगर हालात ये ना होते और अगर मियाँ दाऊद साहब की वो रेपुटेशन ना होती जो उनकी इस वक्त है, जैसा कि मैंने उनका तारुफ करवाया है, तो शायद ये पिटीशन इतनी गलत ना होती अगर किसी शहरी से, किसी एक्टिविस्ट की तरफ से आती। लेकिन मौजूदा सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसिस में आप क्लियरली देख सकते हैं, मुझे भी नज़र आ रहा है कि ये पिटीशन जो है ये हाई कोर्ट के जज साहिबान को मज़ीद हरासा करने के लिए, पहले आपको पता है कि जब उन्होंने अपना ख़त लिखा था जस्टिस ने, तो उसके बाद उनको एक पाउडर मिलने लग गया था तमाम जज साहिबान को, तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब एक नेगेटिव डेवलपमेंट भी हुई है तहरीक इंसाफ के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट के सामने जो पिटीशन लेकर गए हुए थे तकरीबन 19-20 पीएमएलएन के, पीपीपी के, जेयूआईएफ के मेंबरान जो कि जिनको इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व सीट्स पे इलेक्ट किया है, उनको मुंतखब किया था। और आपको याद होगा कि पेशावर की असम्बली का इजलास नहीं हुआ, वहाँ के स्पीकर जो हैं उनको एतराज़ था, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी एतराज़ था। वो ये कहते थे कि ये रिजर्व सीट्स जो हैं वो आपने दी नहीं तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, लेकिन कम अज़ कम ये रिजर्व सीट्स आप पीपीपी, पीएमएलएन, जेयूआईएफ को नहीं दे सकते। लेकिन अब पेशावर हाई कोर्ट ने उसका फैसला उन्होंने रोक के रखा हुआ था, शॉर्ट ऑर्डर उन्होंने पहले दिया था। लेकिन अब जो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनके वहाँ के प्रोविंशियल असम्बली के स्पीकर के लिए, कि हुक्म दिया गया है कि आप विदिन 15 डेज़, 15 दिन के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास बुलाएं, ताकि ये जो रिज़र्व लोग सीट्स पे लोग आए हैं पीपीपी, पीएमएलएन, जेयूआईएफ के, जिनको इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट किया है, इनका आप हलफ जो है ले। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इस बात को मानती है और इजलास बुलाती है और रिजर्व सीट्स पे इनको हलफ दिया जाता है, ताकि ये लोग फिर उसके बाद सेनेट का, अभी तक ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो 11 सीट्स हैं सेनेट की, उसका चुनाव नहीं हुआ। तो अब देखना ये होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वहाँ के स्पीकर जो हैं वो इसको मनोअन तस्लीम कर लेते हैं पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को, या ये है कि वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक अपील करेंगे। अच्छा, अब इस हाल को बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मौजूदा सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसिस में आप तवक्को तो नहीं करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर 20, 21, 22 किस्म की रैलीज़ कर लेगी। आखिरी दिन में बहुत रैलीज़ की, तहरीक इंसाफ की रैलीज़ बड़ी थीं, पुरजोश थीं, बड़ी कलरफुल थीं, बड़ा उनके अंदर शुगल मेला था। और अपेरेंटली पीएमएलएन को बड़ी परेशानी हुई है कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि मौजूदा सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसिस में ये बाई इलेक्शन के लिए इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर लेंगे। अब तहरीक इंसाफ की पोजीशन है तो सियासी तौर पे इन बाई इलेक्शन के लिए बड़ी मुस्तहकम है, लेकिन आपको पता है कि चौधरी निज़ामुद्दीन जो हैं, मरियम बीबी को बहुत तवक्कुआत होंगी उनसे। ख़ास करके कहा जाता है कि जो 2 नशस्तें हैं, एक एनए 119 की और दूसरी एनए 132 की, एक सीट वो है जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने वेकेट की थी, एक वो सीट है जो शहबाज शरीफ साहब ने कहीं वेकेट की हुई है। तो इन दोनों सीटों के हवाले से पीएमएलएन को बहुत ज़्यादा परेशानी है। मज़े की बात यह है कि अच्छा, अब चौधरी निज़ामुद्दीन ज़ाहिर है कि पूरा 8 फरवरी का इलेक्शन उन्होंने हज़म कर लिया, हज़म करके उन्होंने डकार तक नहीं मारा। तो बाई इलेक्शन में अब खुदा बेहतर जानता है 21 तारीख को क्या होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग इसका पहलू ये है कि ये जो रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ हुई हैं, इसके अंदर एक बार फिर बैरिस्टर शेर अफजल मरवत जो हैं, उनका बड़ा नुमायाँ रोल है। और आपको मैं याद करवाऊंगा कि चंद दिन पहले इमरान खान ने, 3 या 4 या 5 दिन पहले इमरान खान ने बैरिस्टर शेर अफजल मरवत ही को ये कहा था कि आप पंजाब में मोबिलाइजेशन करें, और शेर अफजल मरवत ने अपेरेंटली वो मोबिलाइजेशन करके दिखा दिया है पंजाब के अंदर भी। ज़ाहिर है इससे भी बहुत से सवालात उठते हैं कि बैरिस्टर शेर अफजल मरवत ही ऐसी मोबिलाइजेशन क्यों कर पाते हैं और क्यों लोग नहीं कर पाते हैं, आखिर क्या उनके पास ऐसा मैन विद गोल्डन आर्म है। लेकिन मीनवाइल एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, उसका क्लिप तो नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, लेकिन वो ये है कि नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर ये दावा किया है, ये एनालिसिस किया है कि शेर अफजल मरवत ने सऊदी अरब के हवाले से, कि सऊदी अरब में भी इमरान खान की हुकूमत को हटाने में एक बड़ा कलीदी रोल प्ले किया था। तो बैरिस्टर शेर अफजल मरवत ने जो कुछ कहा है, ये इमरान खान के कहने पर किया था। अब मेरी असम्पशन ये है कि ज़ाहिर है इमरान खान ने या बैरिस्टर शेर अफजल मरवत ने तो जाके सेठी साहब को, नजम सेठी साहब को ये नहीं बताया
आया होगा, ये नजम सेठी साहब अपनी डॉट कनेक्टिंग कर रहे हैं, अपना एक एनालिसिस जो है नजम सेठी साहब कर रहे होंगे। अब मैं उस डेवलपमेंट की तरफ आता हूँ जिसके हवाले से बहुत परेशानी पाई जाती है कि हसन नियाज़ी और मियाँ इबाद फ़ारूक जो हैं, जिन्हें अगस्त 2023 से मिलिट्री ने अपनी डिटेंशन में, अपनी कस्टडी में लिया हुआ था। कुछ दिन पहले से ये कहा जा रहा है कि वो मिलिट्री की डिटेंशन कस्टडी से पुरसरार तौर पर कहीं गुम हो गए। पहले तो इन द फर्स्ट इंस्टेंस की बात ही बड़ी अजीब-ओ-गरीब है। जो पुराना पाकिस्तान था 10 अप्रैल 2022 से पुराना पाकिस्तान, उसमें ये मुमकिन नहीं था कि किसी शख्स को अगर मिलिट्री की किसी यूनिट ने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है, तो वो मिलिट्री की कैंटोनमेंट से, कस्टडी से ही गुम हो जाएँ। लेकिन अब जो मौजूदा पाकिस्तान है, इसमें ज़ाहिर है कुछ भी हो सकता है। उनके गुम हो जाने के बाद ये खबर भी गर्दिश करने लग गई कि कहा जाता है कि हसन नियाज़ी ने और इबाद फ़ारूक जो हैं, उन्होंने खुदकशी करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उनके घर वाले और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडर्स हैं, वो बड़े परेशान हैं और उनके घर वालों ने उस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और तहरीक-ए-इंसाफ मसलसल ये कह रही है कि उन्हें बहुत खदशात हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। हमें ये खदशा है कि हमारे बंदों को इन्होंने कत्ल कर दिया। 2 लोग हमें बिल्कुल स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे और हमारे भी अंदर काफी राब्ते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें वो दोनों मियाँ इबाद फारूक और हसन नियाज़ी साहब, उनको हमारे सामने लाया जाए ताकि हमें पता चले कि वो जिंदा है। 8 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया और उनके वजन जो वेट है, उन दोनों भाइयों के 20 और 25 केजी के करीब कम हो चुके हैं उनके रेस्ट होने के बाद। पर्सनली तौर पे मेरा एनालिसिस ये है कि हसन नियाज़ी और मियाँ इबाद फ़ारूक जो हैं, वो ठीक ही होंगे और ये सब कुछ जो किया जा रहा है, ये इमरान खान को हरासा करने के लिए, क्योंकि हसन नियाज़ी इमरान खान के नेफ्यू हैं। इमरान खान के ऊपर ज़हनी दबाव बढ़ाने के लिए ये चीज़ की जा रही है। अब एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान के मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब, जिनका निकनेम औरी है, अच्छा बाय द वे कोई लिख रहा था मेरे किसी ने लिखा यूट्यूब के ऊपर कि आप औरी क्यों कहते हैं? उनको मेरा ख़्याल गलतफ़हमी है, उनको अंदाज़ा नहीं है कि मोहम्मद औरंगज़ेब का उनके तमाम प्रोफ़ेशनल बैंकिंग सर्कल में, उनके दोस्तों में, अहबाब में, उनके कोलीग्स में उनका नाम हमेशा से औरी ही है। ये ऑडी नहीं है, ये औरी है, AURIE औरी। उनको उनके तमाम बाकी बैंक्स के प्रेसिडेंट्स, उनके जूनियर्स, उनके कोलीग्स, उनके इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स जो लोग उनको जानते हैं, वो उनको औरी कह के ही मुखातिब भी करते हैं, उनको रेफ़र भी करते हैं। सो बहरहाल मोहम्मद औरंगज़ेब एक ऐसे वक्त पे जब IMF, वर्ल्ड बैंक, अच्छा वैसे भी स्प्रिंग की मीटिंग हो रही है इस वक्त IMF वाशिंगटन के अंदर, IMF, वर्ल्ड बैंक की, IFC की, तो वो तो वहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट नेगोशिएशन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी चार्टर ऑफ डिमांड्स आ गई, IMF के सामने बड़े पुरुमीद हैं। एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान में एक नई बहस ये छिड़ी है कि IMF की एक रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान को एक टेरर स्ट्रक नेशन या कंट्री के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया है और यूं पाकिस्तान को शाम, इराक, सोमालिया, यमन की फहरिस्त और उसकी लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया गया है जहां दहशतगर्दी हो रही है और पाकिस्तानियों को इस पे बड़ा एतराज़ है। नजम सेठी साहब ने, अच्छा हामिद मीर साहब ने इस हवाले से एक बड़ा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को ये खबरदार किया है कि आपको IMF से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए क्योंकि उनको टेरर लिस्ट पे जो है वो डाल दिया गया। नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में, जिसका मैं छोटा सा क्लिप आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर इसकी बड़ी रैशनल एक्सप्लेनेशन दी है कि टेरर स्ट्रक कंट्री IMF की डेफिनेशन से या वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन से उन ममालिक को कहा जाता है जिनके यहाँ 90 दिन के अंदर एक सर्टन 3 महीने के टाइम पीरियड में अगर 25 लोग जो हैं वो दहशतगर्दी का शिकार हों, मारे जाएं, वायलेंस का शिकार हो जाएं, तो उसे टेरर स्ट्रक कंट्री कहा जाता है इंटरनेशनल डेफिनेशन में। और पाकिस्तान की तो सूरत हाल है कि यहाँ हर हफ्ते ही 25-30 लोग जो हैं वो घायल हो रहे हैं। मैं 1-2 दिन पहले हिंदुस्तान का एक बड़ा लीडिंग थिंक टैंक है विच प्रो BJP, प्रो गवर्नमेंट, उनका एक थिंक टैंक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। मैं यूट्यूब के ऊपर उनकी एक डिबेट देख रहा था एक बुक लॉन्च के हवाले से। वहाँ पर एक एम्बेसडर साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान के हालात पर डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान में हर महीने 44 ऑन एन एवरेज जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं, जिसमें पुलिस के भी हैं, रेंजर्स के भी हैं, फौज के भी हैं, वो घायल हो रहे हैं, वो निशाना बन रहे हैं, वो जाम बहक हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की इस वक्त सिक्योरिटी की सिचुएशन है। अंडर दिस सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस नजम सेठी ने भी यही एक्सप्लेन किया है कि उस डेफिनेशन से तो ज़ाहिर पाकिस्तान टेरर स्ट्रक में आ जाता है। ये और बात है कि नजम सेठी साहब का कम अज़ कम अपने प्रोग्राम में इस्तदलाल उनका ये था कि ये IMF की टीम के किसी जूनियर बंदे ने बड़ी बेवकूफ़ी की है, बड़ा ब्लंडर किया है। बिकॉज अगर आप पाकिस्तान को टेरर स्ट्रक कंट्री लिखते हैं और साथ आप पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं और आप ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी रीजनरेट करेगी, तो कौन सा बड़ा इन्वेस्टमेंट ग्रुप यहाँ पे आएगा अगर IMF खुद ही पाकिस्तान को एक टेरर स्ट्रक कंट्री के तौर पे आइडेंटिफाई कर रहा है।
2024 जनवरी 1 से लेके मार्च 1 तक किसी मुल्क के अंदर 25 से ज्यादा हलाकतें हो जाएं और जंग टेररिस्ट या वॉर की वजह से, तो उनको हम कहते हैं वॉर टॉर्न इकोनॉमी। ये वो मैशत है जहाँ जंग जारी है। तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हाल ही में बहुत दहशतगर्दी हुई है, 5 चाइनीज इंजीनियर वो भी मारे गए हैं, उनको जो है ना पाकिस्तान का टेंशन भी आ गया है कि यहाँ तो 25 से ज्यादा मारे गए हैं। इस कंडीशन की वजह से पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर लिया जाए इस कैटेगरी के अंदर ऑफ वॉर टॉर्न कंट्रीज, वो ममालिक जहाँ जंग हो रही है। एक तरफ IMF पैसे दे रहा है आपको कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए, जिसके बेसिस के ऊपर आपको सऊदी अरेबिया और UAE वगैरह भी पैसे दे रहे हैं। आप जब इसको वॉर टॉर्न इकोनॉमी की कंडीशंस के अंदर डाल देते हैं तो फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी हमाकत की है IMF ने। अब जरा पार्लियामेंट की तरफ चलते हैं। ऐसा लगता है कि इन मायूसकुन किस्म के हालात में जहाँ पे हंसने मुस्कुराने का कोई लोगों को पाकिस्तान के मौका नहीं मिल रहा, किसी को बड़ी इंटरेस्टिंग एक सोच आई है। और पार्लियामेंट की मस्जिद में जब जुम्मे की नमाज पढ़ाई जा रही थी तो वहाँ से 20 बड़े इंपॉर्टेंट पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनके जूते जो हैं वहाँ से गुम कर दिए गए या चोरी हो गए। ये तो मस्जिदों में वैसे होता रहता है, कोई इतनी सीरियस बात है नहीं है, इस पर सिर्फ कह के ही मारने चाहिए थे। लेकिन जो स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के जनाब अयाज सादिक साहब, उन्होंने इसको बड़ा सीरियसली लिया है। उन्होंने इसको पार्लियामेंट का इस्तेहकाक समझा है। उन्होंने समझा है कि ये पार्लियामेंट की सैंक्टिटी के ऊपर एक हमला हो गया है। और एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर फरवरी इलेक्शन जो हुआ है 8 फरवरी का, वो पूरा का पूरा चोरी हो गया है, उसकी तो कोई कमेटी नहीं बैठी। लेकिन अयाज सादिक साहब ने ये जो 20 जूतों की जोड़ियाँ चोरी हो गई हैं, इसके ऊपर उन्होंने एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी जो है वो बिठाई है ताकि ये इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि ये जूते किस तरह से, कौन इन जूतों को उठा के ले गया है। पाकिस्तान के हालात की बहुत बात होगी। एक जुमला छोटा सा मैं हिंदुस्तान के हवाले से कह दूं कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनका जो अलायंस है NDA, उनको उम्मीद तो बहुत है कि उनको 400 के करीब लोकसभा की डायरेक्टली इलेक्टेड सीटें जो हैं वो इस इलेक्शन में चुनाव में मिल सकेंगी। लेकिन उसके पहले फेज़ जो शुरू हुआ है 19 तारीख को, उसकी अब तक की जो इब्तदाई खबरें हिंदुस्तान के अखबारात से सामने आ रही हैं वो ये है कि कोई तकरीबन 55 और 60% के करीब वोटर टर्नओवर तो है, बाज़ जगहों पे 60% से ज़्यादा भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी रियासत है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर और राजस्थान में वो मोदी वेव जिसकी बहुत ज़्यादा तवक्को थी BJP को, वो मोदी वेव जो है वो मेटेरियलाइज होते नज़र नहीं आ रही। अभी इतना ही, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है चंद घंटों में। थैंक यू।